अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, काजी फ़ायज़ ईसा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान था तो हम उस वक्त भी ये बातें करते थे, ये समझाने की कोशिश करते थे कि आज आप इस मनसब पर बैठे हैं, लेकिन जिस वक्त आप इस मनसब से उतरेंगे, इस कुर्सी से उतरेंगे, उस वक्त आपको आवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा आवाम के गुस्से और आवाम की बातों का सामना कर रहा है। लंदन में काजी फ़ायज़ ईसा के साथ क्या हुआ, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि काजी फ़ायज़ ईसा जो यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर बैठकर बड़े बड़े दावे करता था, पीटीआई को इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनता था और एक तरह से फ़िरौनियत उसके जहन पर हावी हो चुकी थी। आज वही काजी फ़ायज़ ईसा गाड़ी के अंदर बैठ कर भी मुंह छुपा कर भागने पर मजबूर क्यों हुआ है। लंदन में काजी फ़ायज़ ईसा के साथ क्या हुआ, इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये मुनज़्ज़म मुहिम क्यों चलाई जा रही है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुमकिन तौर पर पस पर्दा कोई डील हुई है। इस हवाले से वज़ीर दिफा की हैरानी भी वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि वज़ीर दिफा के मतहत इदारे अगर कुछ कर रहे हैं तो वज़ीर दिफा उससे लाइल्म क्यों है। तो आगाज़ करते हैं कि लंदन में आपको याद होगा कि अभी काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे कि हमें ये खबर मिली कि 29 अक्टूबर को, ये ग़ालिबन 14 या 15 अक्टूबर की बात है, उस वक्त हमें ये बताया गया कि 29 अक्टूबर को काजी फ़ायज़ ईसा लंदन में एक तकरीब से खिताब करेंगे और रिटायरमेंट के बाद काजी फ़ायज़ ईसा रात को 3 बजे ही यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भाग गए और उनको शायद ये डर खतरा था कि पाकिस्तान के अंदर रहूँगा तो कहीं यहाँ जो मजहबी तंजीमों के उन्होंने दिल आज़ारियाँ की हैं मुबारक सानी केस में, कहीं वहाँ से उनकी कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए या कोई गलत इकदाम उनके खिलाफ ना उठा लिया जाए। बहरहाल वो यहाँ से चले गए और उसके बाद उनको जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, जो उनको पहचानते थे, वो उसकी वीडियोज़ भी शेयर करते रहे। जो अपने गम व गुस्से का जिस तरह वो इजहार कर सकते थे वीडियोज़ के अंदर अपने अल्फाज के ज़रिए, बातों के ज़रिए, उसका भी हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर उसको भी हमने देखा। लेकिन 29 अक्टूबर को काजी फ़ायज़ ईसा की लंदन में मिडल टेम्पल एक वहाँ पर उनकी उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई थी और उनके हामियों ने उनकी जो बुत परस्ती करने वाले चंद पुजारी थे, उनकी जानिब से ये वावेला किया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख के पहले जज हैं जिनको मिडल टेम्पल में ये एजाज़ हासिल हुआ है और वहाँ पर वो बेंचर बने हैं। हालांकि इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक 2021 में मिडल टेम्पल की बेंचर बन चुकी हैं। बहरहाल ये जब उनका प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया तो फिर और कोई रास्ता था नहीं, लेकिन 29 अक्टूबर भी आ गया और 29 अक्टूबर को काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन में मुकीम और बरतानिया में मुकीम जो उनके हामी हैं, उनकी जानिब से काजी का जिस तरह स्वागत किया गया, मेरे ख्याल में काजी फ़ायज़ ईसा उसको सारी ज़िंदगी याद रखेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ कर ये शख्स इंतहाई मुतासिब था। इसने यकतरफा फैसले दिए, एक सियासी जमात के करोड़ों लोगों को उनके वोट डालने, पसंदीदा उम्मीदवारों और सियासी जमात को वोट डालने के हक़ से महरूम किया और इस तरह उनके बुनियादी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। और ये सब कुछ करने के बाद काजी फ़ायज़ ईसा लंदन पहुंचा तो वहाँ उसको पहली बार अवामी गैज़ व गज़ब और गुस्से का सामना करना पड़ा। यहाँ हैरानी की बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो काजी फ़ायज़ ईसा के आजकल मुखालिफ हैं और उन्होंने 24 अक्टूबर को अपने ख़त में काजी फ़ायज़ ईसा के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और काजी फ़ायज़ ईसा को अदालती गद्दार करार दिया। और वही मंसूर अली शाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ फ़ैसलों में शामिल भी रहे काजी फ़ायज़ ईसा के साथ और पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने में भी वो किसी हद तक उसका हिस्सा रहे, लेकिन शायद वो अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तौबा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको सऊदी अरब बुलाया, वहाँ वो आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, उनको किसी किस्म के इस तरह के सलूक का सामना नहीं है। दूसरी जानिब काजी फ़ायज़ ईसा है जिसने, जैसा मैंने कहा, कि करोड़ों लोगों के हकूक़ छीने। इसके दौर में बुनियादी हकूक़ का सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ, खिलाफ वर्जियाँ हुई और ये शख्स मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखा। इसके अलावा इसके दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात न लड़ने दिए गए। पीटीआई की दर्जनों ख़वातीन को जेलों में डाला गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा पीटीआई की सिमाबिया ताहिर
और इस तरह 3 खवातीन इस वक्त भी पीटीआई की जेलों में मौजूद हैं, क्योंकि उनको जो ये 4 और 5 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज हो रहा था, वहाँ से गिरफ्तार किया गया और ताहाल उनको रिहा नहीं किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साबिक सूबाई वजीर सेहत भी हैं और गुज़श्ता 16 माह से जेल में है, लेकिन आज तक किसी जज को ये शर्म नहीं आई, किसी अदालत को ये शर्म नहीं आई कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई को मुमकिन बना सकें। अदालतों को मजाक बनाया गया, अदालतों की बेतौकीरी की गई, अदालतों के अंदर हसास इदारों की मदाखलत बढ़ी, जजेस को डराया धमकाया गया, सियासी जमातों को तोड़ फोड़ करके रख दिया गया, इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया, इमरान खान के रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसके अलावा आप ये देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर काजी फ़ायज़ ईसा की मुजरिमाना सहूलतकारी ये तारीख में एक बदतरीन और स्याह तरीन बाब के तौर पर याद रखी जाएगी। काजी फ़ायज़ ईसा ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को हर रास्ता फराहम किया, हर औजार फराहम किया, हर जो हथियार था वो फराहम किया, और उन्हीं काजी फ़ायज़ ईसा के ही फराहम करदा इन हथियारों की वजह से गुज़श्ता रोज़ आप देख लें कि हाजी इम्तियाज़ की भाभी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह का सलूक उनको बर्दाश्त करना पड़ा, ये सब कुछ काजी फ़ायज़ ईसा के ही आमाल का वो नतीजा था। लेकिन अब काजी फ़ायज़ ईसा अवामी अदालत में पहुंच चुका है। अपनी अदालत में वो किसी पीटीआई के रहनुमा को बोलने नहीं देता था, बदतमीज़ी करता था, बदसलूकी करता था, तज़लील करता था, तज़हीक करता था, उनका तमस्खर उड़ाता था, उनको बात करने का मौका नहीं देता था, उनको दलाइल नहीं देने देता था। लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ अपनी अदालत में कर सकता था। अब काजी फ़ायज़ ईसा अवाम की अदालत में है और अवाम की अदालत में उसको कोई शर्म लिहाज उसका नहीं किया जाएगा, जैसे वो अपनी अदालत में किसी के साथ नहीं करता था। मेरे ख्याल में ये दीगर जजेस के लिए भी इबरत का मकाम है कि जो आज भी इस्टेब्लिशमेंट और कुछ सहूलत सियासी जमातों की सहूलतकारी पर आज भी पसे पर्दा वो काम कर रहे हैं। और सलाम है उन तमाम इंडिपेंडेंट जजेस को, उन आज़ाद ख्याल जजेस को, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती का अलम बुलंद रखा और मुश्किल वक्त का सामना किया, धौंस धमकियों का सामना किया, लेकिन वो अपने जो हल्फ की पासदारी थी उससे पीछे नहीं हटे। जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, या जस्टिस शाहिद वहीद हों, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस, ये वो जजेस हैं जिन्होंने इंतहाई मुश्किल वक्त देखा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ तो शायद इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की जो नाराज़गी थी वो शायद इस हद तक ज़्यादा हो चुकी थी कि इस्तीफ़े के बावजूद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उसकी वजह यह थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो FIA में केस चल रहा था हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक, उसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने के हवाले से नोट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा था, जिस पर आज खुद नोटिस भी हुआ। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ही वो जज थे जिन्होंने पंजाब KP इलेक्शन के लिए नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस बेंच के सरबराह भी थे। तो इन दोनों जजेस को बाद में इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, जजेस में इख्तलाफात बढ़े, अपने चीफ जस्टिस को कमज़ोर किया गया। गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, और इस सारी साजिश के पीछे काजी फ़ायज़ ईसा था। ये घिनौनी शख्सियत, ये बदनुमा अदालती दाग, ये अदालती गद्दार था जिसने पाकिस्तान की अदलिया को कमज़ोर किया, पाकिस्तान की अपने ही जो साथी जजेस थे, अपने चीफ जस्टिस को कमज़ोर किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका, और फिर आइन की खिलाफ वर्जियों की, आइन शिकनी की एक ऐसी लंबी दास्तान शुरू हुई जो आज भी जारी व सारी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन यही काजी फ़ायज़ ईसा अब अवामी अदालत में है, गैज़ व गज़ब का सामना कर रहा है। और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा के साथ लंदन में सलूक क्या हुआ, इसको क्या क्या इसके ऊपर जो है वो नारे लगाए गए। एक गाड़ी है, वीडियो में आप देख सकते हैं, वो गाड़ी वहां से गुजर रही है, काजी फ़ायज़ ईसा और उसकी फैमिली उस गाड़ी के अंदर मौजूद है, और वहां से वो सर झुकाकर सर नीचे करके वहां से भागने पर वो मजबूर हैं। इससे ज्यादा किसी इंसान की जिंदगी में उसकी जिल्लत और रुसवाई और क्या हो सकती है कि लोग उसको इबरत का निशान बनाएं। अभी चंद रोज पहले काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से उतरा है। ये 29 अक्टूबर का वाक़या है, और 25 अक्टूबर की और 26 अक्टूबर की दरमियानी रात काजी फ़ायज़ ईसा अपने ओहदे से रिटायर हुआ। और देख लें कि 3 से 4 रोज़ के अंदर अंदर इस शख्स के साथ अवाम क्या सलूक कर रही है। इसके अलावा
ये जो गाड़ी है इसकी पिछली नशिस्त पर साबिक चीफ जस्टिस साहब सर झुका के खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पीटीआई के वहाँ मौजूद कारकुनों की नज़रों में ना आए। इसके अलावा पीटीआई के कारकुन हैं शायान अली, उन्होंने एक ट्विटर पर एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानियों, हमने काजी फायज ईसा को पकड़ लिया है, इमरान खान जिंदाबाद। इसके अलावा जो काजी फायज ईसा हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मिडल टेम्पल में इनकी एक तकरीब रखी गई थी और वहाँ इन्होंने शिरकत करना थी, लेकिन वहाँ पाकिस्तानियों का एहतजाज हुआ और जो हालत है काजी फायज ईसा की, उससे देखकर अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डर खौफ के का शिकार हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से वो तज़हीक महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो अपना चेहरा और अपना सर छुपाने पर मजबूर हुए। फिर शायान अली ने आगे एक और वीडियो पोस्ट की और उस पर भी उन्होंने ये कैप्शन दिया कि काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। और काजी फायज ईसा की गाड़ी जब वहां से गुजर रही थी तो पीटीआई के कारकुनान उस पर थप्पड़ भी मारते रहे, उस पर लानत भेजते रहे, लानत लगाने भेजने वाले वो जो नारे थे वो भी लगाते रहे। और उसके बाद पीटीआई के जो कारकुनान थे वो काजी फायज ईसा की गाड़ी जब तक वो दरवाजे से जो है वो बाहर नहीं निकल गई तब तक उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, नारे लगाए गए और काजी फायज ईसा पर लानते भेजते रहे, इशारे भी साथ साथ करते रहे। और इससे पहले आप देख लें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे लंदन में, उनके घर पर 4 साल लगातार एहतजाज किया गया, वो फिर लंदन में हैं और एक बार फिर पीटीआई के जो कारकुनान है वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सलूक है जो इस वक्त इनको सामना करना पड़ रहा है, ये इबरत का मकाम है यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए उन दीगर तमाम जजेस के लिए भी कि जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उनकी खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब होते हैं और कुछ एजेंडे रख कर वो फैसले देते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर फैसले देते हैं। ये तो तारीख है जो साथ साथ लिखी जा रही है। इबरत का मकाम है कि एक जज मक्का मुकरमा में अल्लाह के घर में मौजूद है, उम्रे की सादत अपने अहलो अयाल के साथ अदा कर रहा है, दूसरी जानिब वो अदालती गद्दार है जो लंदन की सड़कों पर जलील और रुसवा हो रहा है और इबरत का निशान बन रहा है। हम पहले भी कहते थे कि काजी फायज ईसा, चले हर शख्स के कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं मामलात कि वो कहीं ना कहीं अपने स्कोर सेटल करने की भी कोशिश करता है। इंसान है, परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जो सलूक काजी फायज ईसा ने रवा रखा वो किसी सूरत एक जज के शायान शान नहीं है। और उन्हीं के साथी जज, उनके इंतहाई करीबी दोस्त मंसूर अली शाह ने 24 अक्टूबर के अपने ख़त में काजी फायज ईसा को जिस तरीके से मुखातिब किया है वो भी एक तरह से इबरत पकड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन इबरत भी वो लोग पकड़ते हैं जिनके दिलों पर मोहरें ना लगी हों, जिनके दिलों पर अल्लाह पाक मोहरें लगा देता है, फिर उनसे जो ये होती है ना तौबा तायब होने की या अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की तौफीक भी रब उनसे छीन लेता है। और शायद इसी तरह का सलूक इस वक्त मुस्लिम लीग नून और काजी फायज ईसा कर रहे हैं। काजी फायज ईसा तो वैसे भी एक जहनी मरीज़ के तौर पर जाने जाते हैं और उनका ज़राए ये बताते हैं कि इस्लामाबाद के कायद आज़म अस्पताल में उनका इलाज भी कहीं चलता रहा है। बहरहाल अब उनको अवामी अदालत में है और अवाम उनको जो भी सज़ा दे रहे हैं वो अपने एहतजाज के ज़रिए उनके सामने उसका खुलकर इजहार किया जा रहा है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि एक बार फिर पीटीआई के हवाले से, वैसे मैं मुसलसल इसके ऊपर वीडियोज़ कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान, बुशरा बीबी या उनकी बहनों की रिहाई में किसी किस्म की कोई डील के शवाहिद नहीं हैं। राना सनाउल्लाह खुद इस बात की तरदीद कर चुके हैं। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ अंसार अब्बासी की जानिब से भी एक रिपोर्ट लिखी गई और उसमें भी सिर्फ ऐसे ही हवाई बातें, पीटीआई के नामालूम ज़राए और फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा और इस तरह जो है वो खबर बनाई गई है। लेकिन उस खबर में वो भी ये तस्लीम करते हैं कि इस बात के शवाहिद नहीं है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की जो इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। हाँ, उसके ऊपर इस बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल उठाने की कोशिश की है कि बुशरा बीबी जब रिहा हुई हैं तो उनको किसी और जैली मुकदमे में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, एक और जैली मुकदमे में फंसा दिया जाता जैसे उनको 9 मई के मुकदमात में फंसाया गया था, तो क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक था? मतलब इंसान की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी हो लेकिन शर्म, हया, गैरत की रत्ती उसमें मौजूद ना हो और वो इस तरह प्लांटेड खबरें लगा रहा हो और डील्स के तासुर दे रहा हो, जबकि उसके पास अपनी खबर की तस्दीक के लिए कोई ठोस दलील या कोई ठोस वजह या कोई ठोस सोर्स ना हो जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सके कि मेरी खबर दुरुस्त है। सिर्फ तज्ज़िये होते हैं, ख्वाहिशात को खबर बनाकर उसको जो है वो पेश कर दिया जाता है। और जैसा मैंने कहा
कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ीर दिफ़ा के मतहत इदारा है, उस इदारे के साथ अगर इमरान खान की कोई डील हो रही है तो वज़ीर दिफ़ा लाइल्म क्यों है? क्या उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि उसके मतहत काम करने वाले जो मुलाजमीन है वो उसको एतमाद में ले सकें, उसको बता सकें, और या उसको मुकम्मल तौर पर लाइल्म रखा जाता है और फिर उसको इस काबिल नहीं समझा जाता कि उसको कुछ बताया जाए या उससे कोई इजाज़त ली जाए। जब फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए थे तो ख्वाजा आसिफ का उस वक्त भी यही हाल था, कोई इल्म नहीं होता था। टीवी इंटरव्यूज़ में बैठ कर कहते थे कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर फ़ौज ने ऐसा कुछ किया है तो हो सकता है कि उनकी कोई अपनी वजूहात हो। तो ये हाल है इस वज़ीर दिफ़ा का, और ये उस वक्त होता है जब आप रात को 12 बजे के बाद साबिक आर्मी चीफ को फ़ोन करके उनसे जीतने की भीख मांगें और फिर उसमें आपको जितवा दिया जाए, तो फिर आपकी क्या औकात और क्या हैसियत होगी। यही कुछ इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा भुगत रहा है। बहरहाल ये सिर्फ हरबे हैं, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ एक इंतहाई मुतासिब शख्स जब से अपने ओहदे से हटा है, आपको पीटीआई के मुकदमात में इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। इसको डील से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, इमरान खान की रिहाई को, उसके कुलीग्स, उसके सियासी रहनुमाओं को और उसके कारकुनों की रिहाई को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब वो जो एक रुकावट थी इंसाफ की फराहमी में वो हट चुकी है, वो रिटायर हो चुकी है, वो लंदन की सड़कों पर जलील और रुसवा हो रही है, और उसके बाद अब यहाँ इंसाफ इंशाअल्लाह होगा, और बहुत सारे मजलूम लोग जो गुज़श्ता 1.5 साल से जेलों में कैद हैं, नाहक कैद हैं, उनको भी रिहाई मिलेगी। और इसी वजह से ये डील की खबरें छोड़ी जा रही हैं ताकि चीज़ों को मुतनाज़ा बनाकर इमरान खान की अब तक की जितनी भी जिद्दोजहद है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।